गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसका शीर्षक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। कल हमने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको इसकी जो भूमिका थी, सेटबैक था, वो बताने का प्रयास किया। आज हम दोबारा से उसे शुरू से रिपीट करते हैं जिससे बच्चों की समझ में आए। आज सुबह 14 जुलाई 1789 की सुबह फ्रांस की राजधानी पेरिस वो स्थान है जहाँ पर ये घटना हुई थी। तो वहाँ पर पेरिस और उसके आसपास के क्षेत्रों में ये अफवाह फैल गई कि राजा कौन, बॉर्बन फैमिली का लुई 16 जो है वो राजा बना 1774 में। ठीक है, बॉर्बन फैमिली का फ्रांस का राजा बना। तो इसने सैनिकों को पेरिस की ओर जाने का आदेश दे दिया और अपने नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो ये अफवाह चारों तरफ फैल गई, जिससे डर करके 7000 के लगभग पुरुष और महिला वहाँ पर इकट्ठे हुए पेरिस के टाउन हॉल के सामने और उन्होंने सशस्त्र विद्रोह करने का फैसला लिया। फिर उन लोगों ने फैसला किया कि वो कुछ जो सरकारी इमारतें थी, भवन थे, वहाँ पर उनमें ढूंढने के लिए चले गए, कुछ हथियार रखे हुए मिल जाए। तो कई भवनों में जाने के बाद उन्होंने देखा कि कहीं पर कोई हथियार इकट्ठे नहीं किए गए थे। अंततः फाइनली ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। अंततः कुछ सैकड़ों लोगों का जो समूह था वो सिटी के यानी कि शहर के पूर्वी हिस्से की ओर चला गया एंड स्टॉर्म्ड द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टिले, जो कि किलेनुमा एक जेल थी जिसका नाम था बेस्टिले। उस पर उन्होंने धावा बोल दिया, वेयर दे होप्ड टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशन, जहाँ पर उन्हें इकट्ठा किए गए शस्त्रों के मिलने की आशा थी। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड, और सशस्त्र जो लड़ाई हुई जो बाद में वहाँ पर हुई थी, द कमांडर ऑफ द बेस्टिले वाज किल्ड। इस किलेनुमा जेल बेस्टिले का जो कमांडर था वो इस युद्ध में मारा गया, लड़ाई में मारा गया। एंड द प्रिजनर रिलीज्ड, और जो कैदी वहाँ पर रखे गए थे उन्हें रिहा कर दिया गया। दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम, जबकि उनमें केवल 7 ही कैदी वहाँ पर रखे गए थे। येट द बेस्टिले वॉज हेटेड बाई ऑल, फिर भी बेस्टिले से सब घृणा करते थे। बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, क्योंकि ये राजा की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। द फोर्ट्रेस वॉज डेमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विश्ड टू कीप ए सुवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। इस किले को तोड़ने के बाद जो उनके पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जो थे उन्हें मार्केट में, बाजार में बेच दिया गया। जो भी उस सर्वनाश के प्रतीक के तौर पर उन्हें रखने के इच्छुक थे उनको ये मार्केट में बेच दिया गया। द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड, और आने वाले दिनों में पेरिस और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारे दंगे हुए। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। ज़्यादातर लोग जो थे वो ब्रेड की बढ़ी हुई कीमत की वजह से विरोध कर रहे थे। मच लेटर, और उसके बहुत दिनों के बाद, व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम, जब इतिहासकारों ने इस समय पर दृष्टि डाली बहुत समय के बाद, दे सॉ इट एज द बिगिनिंग ऑफ ए चेन ऑफ इवेंट्स। उन्होंने ये देखा कि ये एक घटनाओं की श्रृंखला की शुरुआत थी, दैट अल्टीमेटली लेड टू द एक्सक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस, जिसने राजा की हत्या किए जाने तक ये लगातार जारी रहे। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, यद्यपि ज़्यादातर लोगों ने इस परिणाम के आने की आशा नहीं की थी। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, अब ये देखना है कि ये कैसे और क्यों घटित हुआ। तो आइए पढ़ते हैं, इसकी बैकग्राउंड में चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जिससे राजा को मौत के घाट
लोगों को उतारना पड़ा और सशस्त्र विद्रोह करने के लिए उतारू होना पड़ा। तो आइए पढ़ते हैं फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज किस प्रकार था उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन। तो 1774 लुई 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। 1774 में लुईस 16वें ने, जो कि बर्बन फैमिली परिवार का था, उसने फ्रांस की गद्दी को संभाला। ही वॉज 20 years old and married to the Austrian princess Mary Antoinette। वो उस समय 20 वर्ष का था और उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एंटोनियो के साथ हुआ था। Upon his accession, the new king found an empty treasury। और अपने गद्दी संभालने के साथ ही नए राजा ने खजाने को खाली देखा। Long years of war had drained the financial resources of France। लंबे समय तक चलने वाले युद्धों ने फ्रांस के जो आर्थिक स्रोत थे उन्हें खत्म कर दिया था। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles। और इसके अलावा अतिरिक्त खर्चों के तौर पर वर्सेल्स नाम के स्थान पर वहाँ का जो राजमहल था उसको बड़े वैभवशाली तरीके से उसको मेंटेन रखना, बनाए रखना, ये एक और खर्चा था। अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। लुई 16 के समय पर फ्रांस ने अमेरिका को ब्रिटेन से उसकी 13 कॉलोनियों को स्वतंत्रता हासिल करने के लिए सहायता की। The war ended more than $1 billion to a debt that had already risen to more than $2 billion livres। तो उस समय फ्रांस की मुद्रा का नाम था लीवर्स। इस युद्ध ने फ्रांस के ऊपर 1 बिलियन लीवर का कर्ज चढ़ा दिया और बाद में जो बढ़कर 2 बिलियन लीवर्स हो गया था। लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, उन व्यक्तियों ने जो राज्य को कर्ज देते थे, now began to charge 10% interest on loans। अब उन्होंने उस कर्ज के ऊपर 10% ब्याज लेना शुरू कर दिया। So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments। तो फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी वो अपने बजट का ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा जो प्रतिशत हिस्सा था वो इस ब्याज को चुकाने में लगाना पड़ा। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, इसके जो नियमित खर्चे थे, सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। जो नियमित खर्चे थे जैसे कि आर्मी, सेना का रखरखाव, राज दरबार का रखरखाव, सरकारी कार्यालयों को चलाने का खर्च और सरकारी यूनिवर्सिटियों को, विश्वविद्यालयों को चलाने का खर्च। द स्टेट वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस, जिसकी वजह से राजा को टैक्सेस बढ़ाने के लिए बाध्य होना पड़ा। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफाइस्ड, इसके बावजूद इस कदम ने भी उस समस्या का निराकरण नहीं किया। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स। उस समय 18वीं शताब्दी में फ्रांस का जो समाज था वो 3 एस्टेट में बटा हुआ था। एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द 3rd एस्टेट पेड टैक्सेस, और केवल तीसरे एस्टेट के जो लोग थे वो केवल टैक्स देते थे। द सोसाइटी ऑफ द एस्टेट वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस। और ये एस्टेट, सोसाइटी की जो एस्टेट बनी हुई थी, ये एक संघीय कार्य प्रणाली थी जो कि मध्य युग से शुरू हुई थी। The term old regime is usually used to describe the society and institution of the France before 1789। तो शब्द ओल्ड रिजीम का अर्थ होता है जिसका उपयोग प्राय समाज और संस्थाओं को, फ्रांस का समाज और उसकी संस्थाओं को 1789 से पहले का जो समय था उसको वर्णित करने के लिए किया जाता है। फिगर्स 2 shows how the system of estate in French society was organized। अब ये देखिए यहाँ पर
ये जो फिगर है इसमें फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी थे, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी यानी कि राजा के सामंत उच्च दरबारी लोग थे, और थर्ड स्टेट में रहने वाले लोग थे बिग बिजनेस मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर एटसेट्रा, पेजेंट्स एंड आर्टिसंस, कलाकार और किसान, स्मॉल पेजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट, छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर और नौकर चाकर जो थे वो इस थर्ड एस्टेट में रहते थे। तो पेजेंट्स मेड अप टू 90% ऑफ द पॉपुलेशन, और फ्रांस की जनता का जो 90% भाग था वो किसानों से मिलकर बना हुआ था। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड एंड दे कल्टिवेटेड, और इनमें से बहुत ही कम संख्या में लोगों के पास अपनी भूमि थी जिसे वो फसल के लिए जोता करते थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय द नोबल्स, और लगभग 60% जो भूमि थी वो राजा के सामंतों द्वारा प्रयोग की गई थी। द चर्च एंड द अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट, और चर्च के द्वारा और थर्ड एस्टेट के जो धनी सदस्य थे उनके द्वारा 60% जो भूमि थी वो उसके मालिक थे। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू एस्टेट, दैट इज द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी, एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। तो पहले दो एस्टेट के जो लोग थे, जैसे कि क्लर्जी पहले एस्टेट में रहते थे, और दूसरे जो एस्टेट के लोग थे सामंत राजा के, ये लोग जन्म से ही कुछ विशेष अधिकारों का फायदा उठाते थे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दीज वाज एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट, और इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो विशेष अधिकार था वो ये था कि उन्हें राज्य को कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता था। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, और इसके अलावा उन्हें संघीय विशेष अधिकार भी सामंत लोगों को प्राप्त थे। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज, और इनमें शामिल थे संघीय कर, विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेजेंट्स, जो वो किसानों से इकट्ठा करते थे। पेजेंट्स वर ओब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, टू वर्क इन हाउस एंड फील्ड्स, और किसान लोग जो थे वो इन सामंतों के घरों में और खेतों में काम करने के लिए बाध्य थे, वो सर्विस प्रदान करते थे। टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, और इन्हीं किसानों को सेना में और सड़कें बनाने के कार्य में लगना पड़ता था। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड तिथे फ्रॉम द पेजेंट्स, चर्च भी इन किसानों से एक विशेष प्रकार का टैक्स लेता था जिसे तिथे कहा जाता था। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट, और सभी जो सदस्य थे तीसरे स्टेट के उन्हें टैक्स देना पड़ता था राजा को। दीज इंक्लूडेड ए डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टाइले, और इनमें एक प्रत्यक्ष कर भी था जिसे टाइले के नाम से जाना जाता था। एंड ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर भी थे जिन्हें थर्ड एस्टेट के लोगों को चुकाना पड़ता था, विच वर लेविड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंज्यूमशन लाइक सॉल्ट और टबाको। इस तरह के जो अप्रत्यक्ष कर थे जो प्रतिदिन काम में आने वाली उपभोग की वस्तुएं थी जैसे नमक और तंबाकू, इन पर लगाया गया था। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड एस्टेट अलोन, और राज्य की जो जितनी भी आर्थिक गतिविधियों का जो बोझ था उसको टैक्स के माध्यम से तीसरे एस्टेट के लोगों द्वारा ही चुकाया जाता था, चलाया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। कल हम अगले जो टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे। हैव ए ग्रेट डे।